हाय आज आज हमारे स्टूडियो में है विशाल अग्रवाल सर। वेलकम टू आवर स्टूडियो। सर आज आप जैसे एडवोकेट हैं और आपने कहा कि हम व्हीकल एक्ट पे बात कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए व्हीकल एक्ट होता क्या है और ये इसकी जरूरत कब पड़ी, इसका ओरिजिन कब हुआ? Motor Vehicles Act, as you know, कि जब we have so many motor vehicles on the road, of course to govern it, to run the entire system, we need an act. So this initial act was Act number 4 of 1939. But over the period of time, it was amended time and again. And ultimately, there was a need was felt that this act needs to be revised and we need to have a fresh act. Okay. So practically, if we see that what we've seen and what this country has basically seen is Act of 1988. So Motor Vehicles Act in 1988 which was a major act, and which is what is governing the country and all the motor vehicles in this country since at least 1988. Now in 2019, it has again been amended, so it is now called Motor Vehicles Act 1988, but with amendment of 2019. Okay. So as the name itself suggests, the Motor Vehicle Act means that you need laws, how these motor vehicles need to be registered, how they need to be run, what are the permissions required, what is there if they exceed any speed limit, what are the norms if they don't follow, how do you follow that, and then beyond that also it comes that if it meets with an accident, what is the formula to be applied, how the compensation is to be accessed. So it is a very detailed act which takes care of everything which is related to motor vehicles by and large, except for own damage. For that they have separate also, but the major part is that it's a statute which actually takes care of everything about motor vehicles in this country. ओके सर, जैसे आप ये बता रहे थे कि मोटर व्हीकल एक्ट, मेरे को ये इसकी ज़रूरत कब पड़ी, कब हमारे पास इतनी गाड़ियाँ आ गई है? 1988 के बाद हमें इसको लगा कि हमें इसको नहीं, एक्ट 1939 से ही था। ओके, बट आपको पता उस वक्त कितनी गाड़ियाँ थी? वी हार्डली हैड इन चंडीगढ़ इटसेल्फ। वी कम फ्रॉम नाभा, सो माय ग्रैंडफादर व्हेन वी वर देयर इन 56 देयर वर ओनली 3 कार्स इन द एंटायर सिटी इन नाभा। वन वाज आवर्स। तो हमारे 3 गाड़ियाँ थी, तो 3 गाड़ियों के लिए अगर आप वैसे देखा रहे तो मोटर व्हीकल्स एक्ट की कितनी जरूरत पड़ सकती है, बट 39 में थी, एक्ट था। So that splurge has come late, but act is there in before. सर आजकल जैसे सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, काफ़ी डिजिटलाइज हो रही है सारी चीज़ें, कि आपका घर बैठे चलान आ जाएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं, कैमरा कैप्चर कर लेगा लाइट्स अगर आप क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक्ट, ये सब कुछ इसी व्हीकल एक्ट के अंडर आती हैं ये चीज़ें? सब प्रोवाइड कर सकती है एक्चुअली। दिस एक्ट प्रोवाइड्स कि आपकी सब नॉर्म्स क्या हैं, कि अगर आप 50-60 के ऊपर जाओगे, जो ऑफ कोर्स चेंज होती रहती हैं नोटिफिक बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस, बट दिस एक्ट टेल्स यू कि व्हाट आर द ऑफेंसेस, कि ये ऑफेंस पे क्या होगा, ये ऑफेंस पे क्या होगा, उस ऑफेंस को कैप्चर कैसे करना है, दैट इज ऑफ कोर्स द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव कैमरास लगाए, स्पीड के गन्स लगाए, ये कोई अपने पुलिस वहाँ पे पुलिसिंग करे या कुछ भी करे, दैट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ओके, द ऑफेंसेस आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट। सर कभी भी कुछ नया एक्ट आता है या कुछ नई फिलॉसफी आती है, एक क्रिटिक्स का एक मेजर रोल रहता है। उसको क्रिटिसाइज जब तक ना किया जाए या उसको एनालाइज ना किया जाए, उसको पहले अगर आप वेदर उसको एनालाइज, अगर आपको उसको बुरा नाम देना है तो आप यू कैन से इट की क्रिटिसिज्म है ना। तो ये क्रिटिक्स का जो रोल है, ये जब एक्ट पास होता है तो कैसे होता है, कौन आता है इसको जस्टिफाई करने के लिए और कौन इसके डिसएडवांटेजेस भी लेकर आता है? सी जनरली अ कमेटी इज फॉर्म्ड, अ स्टैंडिंग कमेटी इज फॉर्म्ड व्हिच एग्जामिन्स, जैसे इस केस के अंदर भी कमेटी फॉर्म हुई थी अबाउट इन 1984। ओके, कि जी 1939 के एक्ट में देयर वाज लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स व्हिच वर ब्रॉट इन, बट अल्टीमेटली इट वाज फेल्ट कि इट इज नॉट फुलफिलिंग द प्रेजेंट नीड। 40 साल में बहुत कुछ चेंज होता है। So in 84 that committee came, that examined, it developed lot of things, it incorporated lot of things, and ultimately the act comes into place in 1988. उसके बाद अगर इनको लगता है as the time goes, this the critics तो जो अपना रोल प्ले करते हैं, बट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि जुडिशरी से इसकी विद पैसेज ऑफ टाइम सी दीज आर द थिंग्स व्हिच रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, अमेंडेड। कुछ आप इसके डिसएडवांटेजेस बताओ, कि अगर किसी ने जब बहस किया होगा तो उन्होंने कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन पे भी बात की होगी। ह्यूमन राइट वायलेशन एज सच नहीं मैं कह सकता, बट मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अब जैसे इस एक्ट के अंदर देयर आर 2 वेज ऑफ असेसिंग कॉम्पेंसेशन, वन इज 163A एंड वन इज 166। 163A में क्या है कि आपको नेग्लिजेंस प्रूव नहीं करनी है, यू कैन सिंपली फाइल दैट दिस एक्सीडेंट हैज अकर्ड बिकॉज ऑफ दिस व्हीकल एंड compensation is to be given. Now in 1988 when this act was formed, the legislature said कि 163A में सिर्फ वो फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम 40,000 रुपीज पर एनम है।
Okay. So in 1988, 40,000 rupees per annum was very fair enough. Right. In 2023, 40,000 per month वाला को भी बहुत मुश्किल से survive कर रहा है. जी. That limit has not been enhanced. So this is one of the things which has not taken. So certain things are there which comes, but this is one of those things which is adversely affecting. अब किसी को 163 है क्विकी because certain बहुत जल्दी adjudication हो जाती है and he wants compensation, but at the same time confining yourself to 40,000 per annum means at the maximum of 5 lakhs. तो एक human value के लिए 5 lakh rupees is too less. That amendment is required. So दैट इज एक खामी है जो अभी भी इस एक्ट में अभी भी है. एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वन ऑफ द जजमेंट्स में ये ऑब्जर्व भी किया था कि दीज लिमिट्स नीड टू बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. It can't be kept stagnant for all times to come. So this is one of the things which is still there. सर जैसे रोड रेंज हम काफ़ी देखते हैं, ये मोटर व्हीकल एक्ट कैसे इसको कम करेगा? कुछ हम See, how does road rage arise? हमें आपको ये देखना पड़ेगा. Road rage rises speeding. आप स्पीड करते हो, किसी को लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हो, राइट से ओवरटेक कर रहे हो, किसी भी स्पीड पे चला रहे हो, फिर किसी ने आपको वे नहीं दिया, रोड रेज. यही है ना. अब चंडीगढ़ में आप देखो, जब ये सबसे स्पीड गन्स लगी हैं, यू विल सी एटलीस्ट 90% पीपल अबाइडिंग बाय इट, जो पहले शायद 30-40% था. लोग कह रहे हैं कि देयर इज नो स्पीड, भगा लो, 60, 80, 100 डजंट मैटर. सो मोटर व्हीकल एक्ट हैज टेकन केयर ऑफ इट. द ओनली थिंग वाज कि एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ है उस एक्ट के ऊपर, जिससे आपके प्रॉपर स्पीड गन्स हैं, चलान्स आर बीइंग इशूड, पीपल आर कॉन्शियस. This of course will bring about a lot of effectiveness. सर मॉडिफिकेशन, मैं कुछ पुरानी मूवीज देखता हूँ तो उसमें ओपन कार्स थी, राइट? आजकल मैं अगर वेस्टर्न मूवीज देखूँ तो वहाँ पर ओपन कार्स हैं. मुझे इंडिया में क्या हुआ कि इन्होंने ओपन कार्स या मॉडिफिकेशन जो सी है इन्होंने क्यों लिमिटेड की? और कैसे, अगर लेट्स सपोज कि मेरे को अपनी कार ओपन करानी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी छत ना हो या कुछ भी ऐसा, तो मेरे को क्या परमिशन लेना पड़ेगा क्या? और ये मॉडिफिकेशन कंपनीज क्या खुद ही से परमिशन लेकर देती हैं, ऐसे क्या है? मेरे को कुछ दी बेसिक इज, अगर आप ध्यान दें, जब भी आप कोई भी कार लेते हैं, व्हाटएवर व्हीकल यू बाय, ओपन और द अदर, आपकी आरसी के अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस आती है. दिस कलर, दिस सीसी, दिस बॉडी मेक, सलून, एसयूवी, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड. सो इट हैज टू बी लाइक दैट. अगर आपको गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, विच इज अ बॉडी मॉडिफिकेशन प्राइमरली और अ कलर मॉडिफिकेशन, यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द टीटीओ. दे कैन गिव परमिशन, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर होती है, बट दे कैन गिव. ओपन की कोई बात नहीं. देयर आर लॉट ऑफ कार्स जो आर कन्वर्टेबल व्हीकल्स बहुत है, कंपनी भेजती है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. द कंपनी हैज टेकन अ परमिशन, दे सेल द कन्वर्टेबल्स, यू कैन यूज अ कन्वर्टेबल. बट मॉडिफिकेशन एंड उसका एक बड़ी इंपॉर्टेंस है. आपके पास एक व्हीकल आई रेड कलर की, आपने कोई ABC गाड़ी खरीद ली जिसकी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, कल उसने मॉडिफिकेशन करा के उसको ब्लू कलर करा लिया, ओपन करा लिया, गॉड फॉरबिड नंबर हुई है, एक्सीडेंट हो गया, हाउ डू यू आइडेंटिफाई? कैसे करोगे? अगर वो मॉडिफिकेशन डीटीओ के पास नोटेड नहीं है, परमिटेड नहीं है, देन इट विल हेल्प एक्चुअली द क्रिमिनल्स टू एस्केप, चाहे वो एक्सीडेंट के लिए या वो कार की मिसयूज है फॉर एनी अदर पर्पस. सो एनी मॉडिफिकेशन यू नीड टू सीक परमिशन. ओके सर, आजकल कुछ नंबर प्लेट्स का कह रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर नंबर प्लेट इस डेट से पहले लगा लो. क्या है, क्यों हमें नंबर प्लेट चेंज करने? क्या कोई ट्रैकर है उसमें लगा हुआ? जो HSRP एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा. आप यू वुड इमेजिन, आई वेंट टू सिंगापुर इन 2009. एट दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू सी इसकी जो कार्स हैं उनकी सारी हिस्ट्री, सब कुछ इज विद द गवर्नमेंट. जो टोल टैक्सेस हैं वो ऐसे नहीं जैसे हमारे यहाँ इस कंट्री में है, दे बूम बैरियर्स एंड नथिंग, दे आर इन एयर. एंड व्हाट दे डू इज कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हुआ वहाँ पे टोल लगा दी, दूसरी तरफ हटा दिया. एवरी व्हीकल इज टू पे टोल, वो जा रहा है, सब कुछ है. तो HSRP ऑल्सो हैज दोज फीचर्स. उनके अंदर सारा कुछ जो है आपकी, उन्होंने फॉर्मेट ऐसा बनाया है जिससे अगर कल कोई भी कार्ड रीडर्स या HSRP रीडर्स बनाती है गवर्नमेंट, जिनके पास है भी, दे कैन इजीली आइडेंटिफाई और उससे सारा कुछ कोरिलेट हो सकता है. क्या ये ह्यूमन राइट के वायलेशन में आता है सर ये चीज़? आई डोंट थिंक सो. मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा है आप उसको, क्योंकि मैंने वेस्टर्न कंट्रीज को बड़ी छोटी छोटी बात के ऊपर ह्यूमन राइट्स की वो बात करते हुए सुना है कि दे सेड कि हमारी जिंदगी है एंड ये हमारा राइट है, ये हमारी प्राइवेसी एंड दिस थिंग,
हम कल को जैसे कि हम जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होंगे, बट ऑब्वियस है कि सब कुछ इन्विजन होगा, सब कुछ कैप्चर्ड होगा, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से ज़रूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब क्रिटिक्स बात करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि एक आवाज़ उठती है कि इट्स लाइक ह्यूमन राइट्स और विद द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये कैसे डिफाइन होता है? मेरे को एग्जैक्टली यही जानना है कि वो क्रिटिक्स जो पॉइंट्स उठाते हैं ह्यूमन राइट्स का, वो और जो मॉडर्नाइजेशन कहती है या सेंट्रलाइजेशन कहती है कि ये इट्स नेसेसरी कि हमें इसको करना है, तो ये कैसे डिफाइन होता है दोनों चीज़ें? सी आई वुड से कि इसको आप ह्यूमन राइट से नहीं, इसको इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी से करें आप। ओके, दैट इज द करेक्ट वर्ड टू यूज। ये ह्यूमन राइट्स में नहीं आता। ह्यूमन राइट्स इज योर राइट टू लाइफ, इज योर राइट। Okay. अब कोई आपको अटैक करता है, या योर राइट्स आर, योर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू यू प्रॉपर्ली, दैट इज ह्यूमन राइट वायलेशन। सो दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जहाँ पे ह्यूमंस व्हिच हैव देयर बेसिक राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। जैसे वी हैव अ ह्यूमन राइट्स कमीशन इन पंजाब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्राइवेसी राइट्स अलग है और ह्यूमन राइट्स अलग है? Absolutely different. Okay. Human rights primarily in this country mostly is against police. Amongst private parties भी हो सकते हैं, but mostly criminal in nature. It is not about civil rights. Human right generally towards that inclined है हमारी कंट्री के अंदर। मुझे पुलिस तंग कर रही है, पुलिस मेरी ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं कर रही, इफ आई एम एन अक्यूज तो मुझे कुछ राइट्स नहीं प्रोवाइड कर रही। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसको देखा जाता है। इस केस में जो आप कह रहे हो, जहाँ डेटा कलेक्शन है, सारा कुछ है, दैट इज एक्चुअली इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ओके, तो अगर आप इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहें तो yes you can say so, but at the same time we are using Facebook, we are using every other thing in this world which is catching everything about मैं वही कह रहा था सर, एक्चुअली उन लोगों के पॉइंट्स ऐसे ही थे कि हमारा मोबाइल हमें ट्रैक कर रहा है, वो हमें सब कुछ जानता है, हमारी लोकेशन को एंड ये वो, तो वो वहाँ पे कहीं पर ऑब्जेक्शन था कि राइट की। तो बेसिकली मेरे को यही जानना था कि ये डिबेट दोनों साइड से इक्वली होती है। That is correct. Invasion of privacy तो full time है। अगर आप मेरा व्यू जाने, my personal view is there is a big time invasion of privacy. We have no privacy. What we are talking, if our mobiles are on with the net, they are listening to us. They know everything what we are talking about. आप everyone knows this. आप गोवा बात करो, 5 मिनट बाद गोवा के एडवर्टाइजमेंट आ रहती हैं. But then who's responsible? I agree that government may not be taking appropriate steps or they're not stopping it. But at the same time, हम कौन सा बंद कर रहे हैं? और we are moving to next generation. Yes, we are permitting them to do it. कि है ना, जो कि पहले ऐसे नहीं था, जो भी चीज़ आती कि हो सकता है कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। बट यस, इन्वेजन तो है, प्राइवेसी की इन्वेजन तो बहुत ज़्यादा है। There are certain things which we do not want. Maybe like a husband and wife is sitting in the room, they're talking about anything, which could be maybe their children, maybe their growth, maybe anything. Why should the mobile listen to me? Why should they say? अगर मैं कल कहूँ कि जो मुझे ये ट्यूशन अच्छी नहीं लगी, कल मुझे किसी ट्यूशन वाले की एडवर्टाइजमेंट आने लगी, why should that happen? I know what I have to do, और अगर मुझे ज़रूरत होगी मैं नेट पे सर्च कर लूँगा। Why should they listen to me and suggest that what is that? Invasion of privacy, of course, even I am against it. Of course it is there. ओके सर, हम जैसे मैं वेस्टर्न कंट्रीज में दिखता हूँ कि कार का एक्सीडेंट होता है तो वो दोनों उतरते हैं, एक दूसरे के साथ कार्ड एक्सचेंज करते हैं और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इंडिया में कोई एक्सीडेंट होता है, पहले वो गालियाँ निकालते हैं, अगर कुछ बात एग्रेसिव हो जाए तो वो लड़ने पर आ जाते हैं। हम कब इस बाहर इतना उन्होंने कहा कि मेरी कार इंश्योर्ड है या जो भी है, हम ये कार्ड है, जो भी आपको कल को विटनेस चाहिए होगी आप मुझसे ले लेना, सब कुछ इंश्योर्ड है, गाड़ी उसकी इंश्योर्ड है, ना उसको उसका प्रॉब्लम है ना उसको उसका प्रॉब्लम। तो ये गैप कैसे, क्या ये ख़त्म होएगा या कम होएगा? ये एक एटिकेट से ये चीज़ें डेवलप होएंगी कि ये रिस्ट्रिक्शन से डेवलप होएंगी, या फिर व्हाट वी से सीसीटीवी कैमरास एंड ये अगेन जिसमें हमारी प्राइवेसी? सर आपको बहुत बढ़िया आंसर दे सकता हूँ, थोड़ा सा लंबा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये एक माइंडसेट है, इट इज़ अबाउट जस्ट अ माइंडसेट दैट व्हाट यू वांट टू फॉलो एंड व्हाई दिस माइंडसेट इज अराइजिंग इन आवर कंट्री। लेस देन 40% ऑफ द व्हीकल्स आर इंश्योर्ड। इसका मतलब 60% इंश्योर्ड नहीं है, और जो 40% इंश्योर्ड है ना, उसमें से भी 90% लोगों को यही नहीं पता कि इंश्योरेंस लेनी कैसे है, कौन सी लेनी क्या नहीं। व्हेन यू बाय एन इंश्योरेंस आ तो सबसे सस्ता प्रीमियम ये ले लो। जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो आप कहते हो कि इसमें ये नहीं कवर्ड, वो नहीं कवर्ड, 50% ये है। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस द डे people become literate enough or they are educated enough
टू नो कि हमें इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, शुड बी टेकन टुवर्ड्स योर पीस ऑफ माइंड, एंड बेस्ट इंश्योरेंस लेंगे, ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी लास्ट ईयर मेरी गाड़ी चलते चलते में पीछे से किसी ने हिट कर दी। ओके, वी स्टूड बाय, मैंने डीडीआर की और हम अपने घर चले गए। मैं कहती ये डीडीआर एक एविडेंस चाहिए मुझे, कल इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये ना पूछेगी गाड़ी कैसे ठोकी। आई गेव इट कार, 2000 रुपये में ठीक हो गया आदमी। वहाँ पे 2 घंटे लगाओ, दोनों की गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, पुलिस करेगी, एक केस बनाएगी, यू बॉदर एवरीवन। व्हाई? सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेनेवर यू बाय एन इंश्योरेंस की जिसमें आपकी कोई लायबिलिटी ना हो, तब आपके 2, 4, 5 हज़ार रुपये फालतू लग भी गए तो कितनी बड़ी बात है, दे रहे हैं, बट आपको पीस ऑफ माइंड कितना। सो इट इज अबाउट दिस माइंडसेट विल चेंज व्हेन पीपल अडॉप्ट इंश्योरेंस एज mandatory, as pure peace of mind, and which they buy it, which everyone buys an insurance. This will bring a sea change in the entire country and entire mindset of the people. ओके सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल एडवर्टाइज काफ़ी हो रही है। अगर मैं कुछ समझूं तो ये स्टडीज़ काफ़ी पुरानी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन हम आज तक पेट्रोल एंड डीजल को यूज़ कर रहे थे। आज जब पेट्रोल डीजल हम एक नेक्स्ट लेवल पर आ गए हैं, हम इलेक्ट्रिक कार्स की क्यों बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और वो हमें क्यों मूव करना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक कार्स पे? See, 2 reasons. हमारा as an Indian, as a citizen of India and as well as of this world, I'll say 2 things. India को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Our dependence on these fossil fuels need to reduce considerably, क्योंकि सब import करते हैं हम। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस एंड ऑल इज गोइंग बैड, सो द मोमेंट वी रिड्यूस दिस इट विल डेफिनेटली हेल्प द कंट्री। 1 सेकंड, पोल्यूशन कितनी ज़्यादा हो रही है पेट्रोल और डीजल से। दैट इलेक्ट्रिक इज़ वेरी क्लीन एनर्जी। अगर आपने पीछे पढ़ा हो, द इलेक्ट्रिक बसेस विच चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज बॉट, आई थिंक दे वर एबल टू सेव अबाउट 10 मिलियन लीटर्स ऑफ डीजल सिंस एन ईयर एंड हाफ। कितनी पोल्यूशन आपने सेव कर ली, कितना कुछ सेव कर लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज डेफिनेटली द वे फॉरवर्ड एंड आई फील पीपल शुड बी गोइंग फॉर दैट। ऑफ कोर्स सर्टन थिंग्स नीड टू बी डन, अभी इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली। अगर आपने मतलब लोगों के आज भी वो दिमाग में ये है कि अगर मेरी पेट्रोल व्हीकल 15 लाख में आ रही है और मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल 25 लाख में खरीद रहा हूँ, तो वो 10 लाख मेरे कहाँ से रिकवर हो रही है? So that thing is still not coming unless that gap is plugged. People will not shift completely to electric vehicles, but yes, electric vehicles is definitely the need of the hour. Okay. सर, जैसे अब हम इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या इसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे गल्फ कंट्रीज़ में जो मेजर सोर्स है वो उनका तेल ऑयल ही है। पीछे कुछ इन्होंने भी कुछ इनोवेशंस की हैं अमेरिका ने, कि कुछ आर्टिफिशियल, आई बिलीव शायद इन्होंने नहीं ऐसा सो कहीं मैंने सुना था शायद रिमूव हो सकता है। हाइड्रोजन बेस्ड लेके आए हैं वो। द नेक्स्ट फ्यूल व्हिच दे हैव कम इज हाइड्रोजन। ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर इन्वेंटिंग, दैट इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो हाइड्रोजन ऑफ कोर्स उसकी कई लिमिटेशंस हैं, बट द डे हाइड्रोजन कम्स इलेक्ट्रिक भी फेज आउट हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू हैपन। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन इज फ्रॉम द एयर। थोड़ा सा बताओ सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता। सी इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है? कुछ तो आपकी हाइड्रो हो रही है, सोलर हो रही है, बट फॉसिल फिर अगेन कोल से भी तो हो रही है जी। ये भी एक हर एक कोई, हमारा तो इंडिया में कोल इंपोर्ट भी बहुत हो रहा है। ये सो मेनी प्लांट्स व्हिच आर रन ऑन कोल। सो द इंटेंट इज दैट वी मस्ट हैव सम वेरी क्लीन एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लीन है, बट उससे ऊपर क्लीन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज जनरेटिंग फ्रॉम द एयर। आपने हाइड्रोजन जनरेट किया एयर से, फिल किया, उसने जो बाहर निकला वो भी वाटर वेपर है जो उसके निकलेगा। वेरी क्लीन एनर्जी। कार्स आर रनिंग। जस्ट थिंक ऑफ इट हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड वुड बी कि जब आपका पेट्रोल और डीजल है नहीं और आप हाइड्रोजन से कार चला रहे हो, आपको बड़ी क्लीन एनर्जी मिल रही है और हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। और ये पेटेंट किसने कराई हुई है? अभी कोई पेटेंट नहीं, इस पे सब स्टडीज चल रही हैं। इवन इंडिया में भी चल रही है। एवरी प्लेस देयर इज द स्टडीज आर गोइंग ऑन। सो अभी पेटेंट्स वाली आई नहीं है बात वहाँ तक। ओके, दैट्स ग्रेट।
सर एक पॉइंट, मैं जब छोटा था तो छोटा, ज़्यादा छोटा भी नहीं, अराउंड 20 साल जब मैं, तो 20 साल पहले कुछ हम टेक्नोलॉजी देख रहे थे फ्लाइंग कार्स की। ये फ्लाइंग कार्स का, और वो उस टाइम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आने वाले 5-10 सालों में ये चीज़ें आ जाएंगी। आज 20 साल हो गए, ये नहीं आई है, ये फ्लाइंग कार्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। जब वो आएंगी तो क्या उनका भी ऐसे ट्रैफिक बनेगा, एयर ट्रैफिक बनेगा, या क्या है ये फ्लाइंग कार? और कुछ अगर आपको आइडिया है कि कब तक ये सी इफ यू व्यू इट टुडे, अभी तो फ्लाइंग कार्स हमें अनइमेजिनेबल है आज भी, बिकॉज फ्लाइंग कार्स वुड हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब रोड्स पे तो एक रोड्स हैं, रोड पे आपको पता है कि लेफ्ट टर्न कर रही, राइट टर्न कर रही, सीधी जा रही है। हवा में कौन सी रोड है? व्हेन यू कम आउट विद अ फ्लाइंग कार, अब आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, व्हाई इज देयर एन ATC कि कौन सा प्लेन लैंड करेगा, कौन सा टेक ऑफ करेगा, कितने बजे करेगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से उड़ेगा जी, कितनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है ATC के अंदर। एंड स्टिल समटाइम्स दे मेक मिस्टेक्स व्हेन ट्रैफिक कितने की एट अ टाइम 4-5-6 प्लेन होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 10 होंगे, इससे ऊपर तो नहीं है। जस्ट इमेजिन कि मिलियन कार्स इन एयर, व्हाट टू डू? So flying cars, I feel, is a very, very distant dream, and whenever it comes, I don't know how they'll manage. Leave apart the law, how will they manage? आप देखो कि अगर ऊपर से देखें तो हमने तो एक अर्थ पे भी तो ऐसे रोड्स बनाई हुई है, हम इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं कि जो अर्थ पे बनाई ये वाला ट्रैफिक। और क्या उनकी हाइट्स भी कम होगी, कार्स की हाइट थोड़ी कम होगी एरोप्लेन से? कुछ भी हो नहीं, ऑफ कोर्स हाइट इतनी हो नहीं सकता, कांट गो टू 10,000 तो उसी को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, नीचे वाला और ये ऊपर वाली रोड नहीं ना होगी। अगर रोड हुई फिर फ्लाइंग कार्स नहीं हुई। फ्लाइंग कार्स मींस दैट यू आर ऑफ द रोड, एंड व्हेन यू आर ऑफ द रोड देन व्हाट इज द डिसिप्लिन? अभी हमारे पास एयर कॉरिडोर्स नहीं है एट अ लेवल ऑफ से 100 फीट 200 फीट, हमारे पास कोई एयर कॉरिडोर्स। देखो, as you go up in the air, the oxygen reduces. So one thing is sure that these cars would run about 50-100 feet or only 100-200 feet से ऊपर जाएंगी नहीं। So that means that 100-200 feet we do not see any air corridors. अभी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। Suppose tallest buildings हैं, कोई 50 floors हैं, 100 floors हैं, आप उसके ऊपर भी चलो उड़ाओगे गाड़ी में, एक बार ऐसे भी समझ लेता हूँ, कौन से एयर कॉरिडोर्स हैं हमारे पास? तो डिजास्टर हो सकता है unless it is managed. So that is a very distant dream I feel अभी तो as of today. अभी तो मुझे लगता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे वो है जैसे मेट्रोज हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इवन दैट व्हाट यू कॉल दैट, में तो शुरू भी हुआ है वो एयर पॉड्स टाइप, जो क्या है वो पॉड्स हैं जो अंडरग्राउंड पॉड्स चलते हैं विद सीट्स अबाउट 4-5 पीपल, बट देन दैट इज आल्सो ऑन ट्रैक्स। सर ये चंडीगढ़ मेट्रो सिटी में है, इंक्लूडेड है कि यहाँ पे वो ट्रैम्स कहते हैं उनको, ट्रैम्स चलेंगे? ट्रैम्स नहीं, मेट्रो आएगी। ट्राम्स की तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, इट्स अ स्मॉल। पीछे कुछ हुआ था कि पहले ट्रैम्स के लिए लेन्स, ट्रैम्स के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, मुझे नहीं लगता कि हम ट्रैम छोड़ोगे, हमारे पास अभी और व्हीकल्स इंक्लूड करने में पता नहीं क्या करें। हम मेट्रो में इंक्लूडेड है ये ट्राई सिटी? मेट्रो तो आ रही है तो इट इज फाइनली अप्रूव्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट, दे नीड द फील ऑफ द आवर, एंड नाउ द मेट्रो इज कमिंग होपफुली वेरी सून। अब तो उन्होंने कॉरिडोर्स भी सेट कर दिए कि फ्रॉम मुल्लापुर टू एयरपोर्ट एंड ऑल दोस, they know the lines have been set, so I feel another 10-15 तो जहाँ पे ट्रैम्स चलती हैं वो सिटी पहले ही ऐसे प्लान्ड होती है कि यहाँ पे ट्रैम्स चलेंगे? यस, ट्रैम्स जनरली बड़े पुराने, आप कैलकाटा देख लीजिए, बहुत पुराना है कांसेप्ट। आई विजिटेड एम्स्टरडैम वंस, तो उसमें ट्रैम्स चलती हैं एंड एट ब्रेक नेक स्पीड चलती हैं ऑन दी सिटी रोड्स, बट दे आर सो वेल प्लान्ड कि वो ठीक है, दोनों चल रही हैं दोनों तरफ। Okay. So in our city, trams is very distant. I don't think trams can work in our city. Okay. है नहीं हमारे वहाँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतनी स्पेस ही नहीं है इनफैक्ट। सॉरी सर, हमारा ना ये पॉइंट बीच में रह गया। ये गल्फ इंटरनेशनली अगर हम देखें, जो हम ऑयल से हम इलेक्ट्रिक कार्स पर आएंगे, ये इंटरनेट ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? बहुत ज़बरदस्त। See, whether it is Gulf countries or any other countries whose major income is from oil, they are very conscious of this fact that 10 years down the line, things will be absolutely different. That is why their focus is totally changing कि हमें alternate source of income जरूर create करनी है। Oil तो एक ऐसी income है, नीचे से निकाला oil, whatever your extraction cost is, उसके ऊपर total profits हैं आपके, उससे आपने क्या दुबई का क्या बना दिया उन्होंने उसी से, but that will not last. So that is why they're looking at, you won't imagine that हमें एक टाइम होता है कि दुबई जाना है तो अक्टूबर से मार्च, 6 months. Now Dubai is almost there around the year. People have started going on seeding of clouds.
making expanding infrastructure, attracting people ki around the year round. क्योंकि tourism is one another place to make a lot of money. So the countries are already looking for alternate source of income, because once the fossil fuels are out, yes, it will affect a lot. Russia hai, oil is the main income. UAE has सब है main income. Things will make, there will be a lot of difference. And just imagine if we don't have to spend so much of money on importing fuels, India would be in a much better position. हमारा डॉलर जो 82 रुपीस है शायद, it might come down because we spend a lot of money on importing the oil. So definitely it will make a lot of difference around the world. And positive changes for some, negative for some, of course. सर कुछ आप अपना एडवाइस देना चाहते हैं रूट अपने व्हीकल एक्ट के रिलेटेड कुछ? See, if the Motor Vehicle Act is concerned, I as a resident of Chandigarh, I would say I've seen the city growing because we are born and brought up here. I feel that people have started saying it's a Chalangad, Motor Vehicle Act, बहुत सख्त है. It is actually for our own benefit. मैं तो हमेशा यही कहूँगा. I also go for cycling, I also go in cars and everything. तो अगर कल कुछ accident होता है, who suffers? We all suffer. So my advice to people would be twofold. One, please follow the rules. It is for good of everyone and yourself also. Your thrills of driving at a great speed, please keep it to yourself or take it around out the city when you go on national highways and all where the speeds are permitted. In the city, let's make a conducive environment for everyone to live. Follow all the rules, adhere to all the rules. And the second I would say is always take proper insurance policies. Let's set up this trend, let's set up this as an example in the entire world. कि Chandigarh as a whole, one, there are hardly any accidents, and if the accidents occur, people don't fight. They just walk off and say, कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी ठीक करा लूँगा, मेरे पास insurance है. We can do that. We are educated people. It's a city which can afford to run cars, which can afford to buy insurance. It's only about that. Let's do that. Let's buy it and let's live a very peaceful life in this city. सर दूसरी अगर मैं एक बात करता हूँ कि अल्कोहल के साथ हम जब ड्राइव करते हैं तो कई बार तो नहीं आता, लेकिन कई बार बहुत बंदे ने बहुत लिमिटेड ड्रिंक की होती है और उनके उसमें आ जाता है. देन उस वक्त क्या अब उस टाइम सच में ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो गई यार, कि मेरे को इतनी आज़ादी भी नहीं कि मैं 2 पैग लगा के. बट इट वाज लाइक देखो आप, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ये मैं कि राइट टू प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स को, कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट ये समवेयर दिस जॉयमेंट, कहीं पर मेरे को ऐसा लगता है कि बंदे का एन्जॉयमेंट जो सा है वो इस लिमिटेशन की वजह से या तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है. और तो दैट्स व्हाई आई अगेन कम ऑन दिस प्राइवेसी एंड ह्यूमन राइट्स थिंग, कि इस चीज़ को क्या कभी हमें एक्सटेंड करना हो कि नहीं, अगर हमें डिफाइन करना हो कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो अल्कोहल के उसको, तो ये कैसे पिटिशन होती है और क्या चीज़ें होती हैं? I'll give you a proposition. आप एक रोड पे साइड पे खड़े हो, आप देखते हैं कि एक फोर्ड मस्टैंग आती है, सपोज लगा लो, या कोई और व्हीकल आती है विच स्पोर्ट्स कार आती है जो अच्छी स्पीड पे आती है. He's bought a new car, he's whizzing on 100 speed, और सामने से कोई भी आ जाता है, आप समझ लो, बच्चा समझ लो, एंड उसको उड़ा देता है. What is your first reaction? आपका क्या रिएक्शन होगा कि इस बंदे को पकड़ लो, ये गलत कर रहा था, यहाँ पे स्पीड 50-60 थी, ये 100 पे क्यों चला रहा था? This is what you will say. Am I right? So that means you follow the motor vehicle rules कि इतनी speed limit follow करो. It specifies the alcohol also, कि इतनी अल्कोहल अगर आप पीते हैं तो हम आपका चलान नहीं होगा, उसके बियॉन्ड होगा. मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमें इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हो, कैसे कि कोई क्या पिटीशन डाल होती है इसके लिए? जो भी आपका एक्ट है वो तो लेजिस्लेचर का काम है. ओके, जुडिशरी कैन नॉट एनफोर्स इट, दे कैन सेट असाइड अ लॉ. वो ये कह सकते हैं कि ये लॉ गलत है तो उसको सेट असाइड करो. कैसे पता लगता है सर कि ये अब इस पे थोड़ी लीनियंसी देनी है इस लॉ में, या इस लॉ में थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्शंस लेकर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपने आप वो प्रेपोजिशंस अराइज होनी शुरू हो जाती हैं. सर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बात कर रहा था, जैसे कि हम आज भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स हमें छोड़ गए थे, उसका ही हमने रेप्लिकेशन उठाया सारा कुछ. बाकी धीरे धीरे अमेंडमेंट्स की, हमने देखा कि उन्होंने ज़्यादा अमेंडमेंट्स कर ली, हमने अमेंडमेंट करते हुए टाइम लगा दिया. तो ये कैसे डिफाइन होता है कि अब अमेंडमेंट की ज़रूरत आ गई, अब ये डिमांड है, अब इसमें लीनियंसी देनी है या इसमें स्ट्रिक्टनेस करनी है? तो ये चीज़ें कैसे डिफाइन होती हैं?
See, I'll start with the first thing only. जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, and we have the bulkiest constitution in the world, which was prepared after studying all the constitutions. तो हमारा जितना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं. We have one of the best constitutions. Okay. As far the amendments are concerned, जैसे जैसे टाइम आता है अपने आप नीड अराइज होती है और अपने आप होता रहता है. जैसे अब मैं मोटर व्हीकल एक्ट की क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ही अमेंडमेंट्स होनी शुरू हो गई. 1939 से होती रही. उनको लगा अमेंडमेंट से बात बन नहीं रही, वी नीड टू रिवाइज इट, तो 88 में नया आ गया. 88 से फिर होती गई. उनको लगा कि नहीं अब फिर से हमें नया एक्ट लेके आना चाहिए, तो 2019 में नया आ गया. सो दीज अमेंडमेंट्स अकर. ये जनरली अमेंडमेंट्स आती कहाँ से हैं, इनकी जनरली नोटिस कैसे आती हैं? मोस्टली बाय वे ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ओनली. जब आपकी प्रपोजिशन आती है, आप कहते हो कि सी दिस प्रोविजन इज बैड, it was formed in 1988 but today we are in 2019 2020, it doesn't hold good today. Then the courts observe ki yes, I think the legislators must consider ki this aspect that this provision has outlived its utility. Now you need to relook at it and make certain amendments which are necessary. Courts observation दे सकती हैं, they cannot direct the legislature कि आपको करना ही करना है. But legislature अब based upon those, लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर की अपनी पूरी टीम होती है. They look at it and they say कि yes, this amendment is required. Then a proper amendment is prepared, it is introduced in the parliament, and if it is suitable, then the act is amended. तो वो amendment ऐसे से ऐड हो जाती है. ओके. सो जैसे कि कोई केस होता है कोई, तो वो हम कोई यूनिक केस आता है जिसके ऊपर कोई यूनिक जुडिशरी कोई यूनिक एक फैसला सुनाती है, तो वो उसको बेंचमार्क लिया जाता है क्योंकि बाकी जो एडवोकेट्स है वो उसका रेफरेंस देते हैं कि फलाने फलाने केस में ये वाला हुआ था तो उस टाइम ये, तो ये क्यों, ये क्या चीज़ होती है? इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेसिडेंस. एक्चुअली प्रेसिडेंस है. हम जब देखो आप किसी भी लॉयर के ऑफिस में जाओगे तो आप लॉट ऑफ बुक्स आते हैं. अगर आप मेरे ऑफिस में पूछो, इट इज हमारे पास 101 ईयर्स की बुक्स होगी. वी हैव बुक्स सिंस 1922. ओके. सो दैट इज प्रेसिडेंस. कि जब whenever this preposition, some preposition arises, there are lengthy arguments which are addressed by both the sides. कि जी इसमें ये होना चाहिए, एक का व्यू ये है, एक का व्यू ये है. जजेस उन दोनों व्यू को सुन के, लॉ को पढ़ के, whatever is their view, then they lay down the law. Now you don't expect कि every time that preposition comes, every time that arguments have to be there और दोबारा से आप उसको रिव्यू करते रहो. So that is why precedence, कि उस जजमेंट को पढ़ लो, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस्ड हैं, तो ये है. तो आप इसको फॉलो करते हो, फॉलो कर लो. अगर आप नहीं मानते इस बात को या यू वांट टू डिफर विद इट, हैज तो यू पॉइंट आउट कि आई डिफर विद दिस जजमेंट बिकॉज़ उसमें ये पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ या ये पॉइंट गलत डिस्कस हुआ. तो अगर आप डिफर करते हो तो ठीक है, नहीं तो दैट हेल्प्स टू सेव टाइम. एक इशू डिसाइड हो गया है, जितने सिमिलर इश्यूज हैं उसको वैसे वैसे डिसाइड करते रहो अनलेस समवन डिफर्स. सो दैट्स हाउ इट गोस. सर थैंक यू फॉर कमिंग. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सर.